हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल का अध्याय नंबर 1, संसाधन एवं विकास। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एक तरह से बुक सारांश है। विद्यार्थियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद कृष्णा पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में प्रश्न बनकर आता है कि आप संसाधन से क्या समझते हैं, संसाधन क्या होता है। तो अगर इसके विषय में अगर आपसे प्रश्न करें तो आप जरूर उत्तर दे सकें। तो देखा जाए विद्यार्थियों, तो हमारे पर्यावरण में प्रत्येक जो वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में यूज या प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए देखा जाए तो प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य होता है वह एक संसाधन कहलाता है। तो कहने का मतलब मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी संसाधनों का यूज किया जाता है वह एक संसाधन है। तो विद्यार्थियों, अगर हम संसाधनों की प्रकार की बात की जाए तो संसाधनों को विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला देखा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे कभी पूछे कि नहीं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है जैव और दूसरा होता है अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर विद्यार्थियों देखा जाए तो समाप्यता के आधार पर जो संसाधन होते हैं, एक होता है नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरण योग्य संसाधन। स्वामित्व के आधार पर विद्यार्थियों अगर आपसे पूछे कि नहीं स्वामित्व के आधार पर बताइए संसाधन कौन कौन से होते हैं, तो ये 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, विकास के स्तर के आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों, इसका पहला होगा संभावी, दूसरा विकसित और तीसरा इसी में आपका भंडार और चौथा होता है संचित कोष। तो संचित कोष संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम थोड़ा व्याख्या करेंगे कि नहीं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो पहले नंबर पे हमारा आ जाएगा जैव संसाधन। वैसे संसाधन जैव संसाधन कहलाएंगे विद्यार्थियों जो जैव मंडल से मिलते हैं, अर्थात वे सभी संसाधन हमारा जैव संसाधन है जो जीव मंडल से हमको मिलते हैं। उदाहरण की अगर बात की जाए तो मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, प्राणीजात, पशुधन आदि। अजैव संसाधन के विषय में अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव पदार्थों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अजैव जिसमें जीवन एक तरह से पाया नहीं जाता है। तो अगर आपसे जैव अजैव में अंतर पूछे, जो जैव में जो होता है जीवन पाया जाता है, अजैव में जो होता है जीवन नहीं पाया जाता है। एक तरह का जैव जो होता है सजीव होता है, अजैव जो होता है निर्जीव होता है। मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर आदि जो है ना विद्यार्थियों, ये आपके अजैव संसाधन के एक उदाहरण है। समाप्यता के आधार पर देखा जाए विद्यार्थियों, तो इसमें पहला आता है नवीकरण योग्य संसाधन। तो देखा जाए तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम भौतिक और रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं और ऐसे संसाधन को ही हम क्या कहते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण की अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो उदाहरण के लिए देखा जाए तो सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा, जल और जीव जंतु आदि जो है ना हमारा, यह नवीकरण योग्य संसाधन है, अर्थात यह हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, और नवीकरण योग्य संसाधन की अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी भी तरीके से नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को ही अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए विद्यार्थियों, तो आपका हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, धातु आदि। इन संसाधनों के निर्माण में अगर देखा जाए तो लाखों वर्ष का समय लग जाते हैं और इसलिए इनका नवीकरण करना असंभव होता है। इनमें से कुछ संसाधनों को विद्यार्थियों पुनः चक्रित किया जा सकता है। जैसे अगर बात की जाए तो धातु, कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जिनका पुनः चक्रीकरण नहीं किया जा सकता है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। तो विद्यार्थियों, जीवाश्म ईंधन के आधार पर देखा जाए तो कोयला, पेट्रोल के साथ साथ गैस आपका क्या है, जीवाश्म ईंधन है।
स्वामित्व के आधार पर विद्यार्थियों देखा जाए जो संसाधन होते हैं, पहले पर हमारा आ गया व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, वे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं विद्यार्थियों जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। उदाहरण के लिए अगर किस बात की जाए तो एग्जाम्पल इसका, किसी भी किसान की जमीन, घर आदि जो है ना वह क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। अब हम बात करेंगे सामुदायिक संसाधन के विषय में। तो सामुदायिक संसाधन देखा जाए तो वे संसाधन होते हैं जिनका स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो चारागाह, तालाब, पार्क, शमशान, कब्रिस्तान आदि जो है ना हमारा सामुदायिक संसाधन होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है, जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो सरकारी जमीन, सड़क, नहर, रेल आदि, ये सब जो है ना सरकारी या राष्ट्रीय संपत्ति होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे जिनका नियंत्रण जो होता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों किसी भी देश की तट रेखा से अगर देखा जाए तो 200 किलोमीटर तक के समुद्री क्षेत्र पर ही उस देश का क्या होता है, नियंत्रण होता है। उसके के जो आगे का शेष भाग होता है देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ऐसे संसाधनों को बिना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से परमिशन लेकर आप यूज नहीं कर सकते हो। अब हम बात करते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो पहले में हमारा आ जाएगा संभावित संसाधन। किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन हैं विद्यार्थियों जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा होता है। ठीक है, किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका जो उपयोग होता है ना बच्चों, वह वर्तमान समय में नहीं होता। इन्हें ही हम कहेंगे संभावित संसाधन। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो गुजरात और राजस्थान में क्या है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, और यह हमारे लिए संभावित संसाधन होंगे। विकसित संसाधन की अगर बात की जाए तो वैसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका हो और जिनका उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित की जा सके, तो उसे ही हम कहेंगे विकसित संसाधन। ठीक है, भंडार के अंतर्गत देखा जाए विद्यार्थियों तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं, ठीक है, जो उपलब्ध तो हैं लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास जो है ना उचित तकनीकी या टेक्नोलॉजी का अभाव है। ऐसे संसाधन को ही भंडार कहते हैं, वो भंडार के स्टोर के रूप में जमा होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन ईंधन, अभी हमारे पास हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल के लिए क्या ना उचित टेक्नोलॉजी नहीं है और इसलिए जो है ना पानी से हाइड्रोजन निकाल नहीं पाते हैं, तो पानी में तो हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो ये भंडार के अंतर्गत आता है। अगर भविष्य में कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो निश्चित है ये भी तकनीकी आ ही जाएगा। चलते हैं संचित कोष के अंतर्गत देखा जाए तो ये विद्यार्थियों ये भी क्या होता है ना भंडार का हिस्सा होता है। पहली बात, इसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी या तकनीकी तो मौजूद है लेकिन अभी भी क्या है ना इसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा हो। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो नदी के जल से पनबिजली परियोजना द्वारा बिजली निकाली जा सकती है, लेकिन वर्तमान में इसका इस्तेमाल जो होता है ना बच्चों सीमित पैमाने पर हो रहा है और इसे हम संचित कोष के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सतत पोषणीय विकास क्या है। प्रश्न आता है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो जब विकास होने के क्रम में पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे और भविष्य की ज़रूरतों की भी अनदेखी न हो तो ऐसे विकास को ही न बच्चों सतत पोषणीय विकास कहते हैं। संसाधनों के सही इस्तेमाल और सतत पोषणीय विकास के मुद्दे पर देखा जाए तो सन 1992 में रियो डी जेनेरो में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में देखा जाए तो 100 से ज़्यादा राष्ट्राध्यक्ष जो थे ना शामिल हुए थे। वे सभी एजेंडा 21 पर सहमत हुए थे। ठीक है, क्या हुए थे, सहमत हुए थे। इस एजेंडा का जो मुख्य मुद्दा था बच्चों वह था कि सतत पोषणीय विकास और संसाधन का सही इस्तेमाल। इस एजेंडा में समान हितों, पारस्परिक जरूरतों और सम्मिलित जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए ठीक है विश्व सहयोग की बात की गई है ताकि पर्यावरण की क्षति, गरीबी और रोगों से मुकाबला किया जा सके। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए बच्चों तो पर्यावरण से ली गई प्रत्येक वस्तु के द्वारा पर्यावरण को हानि भी न हो और मानव का भी विकास हो जाए, तो ऐसे
विकास को हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है, अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों संसाधनों के विकास। अब विकास देखा जाए तो कैसे होगा। मानव अस्तित्व के लिए विद्यार्थियों देखा जाए ना, जो संसाधन है ना, पहली बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, लेकिन मानव ने क्या किया कि मानव द्वारा इसका क्या हो गया, अंधाधुंध उपयोग किया गया। अब परिणाम क्या निकला विद्यार्थियों, इससे पर्यावरण में समस्याएं पैदा हो गई। पहली बात देखा जाए तो कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हो गया। समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय हो गया। ठीक है, समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय हुआ है, और जिसमें देखा जाए तो समाज जो है ना बच्चों, दो हिस्सों में, संसाधन संपन्न अमीर, संसाधन विहीन जिसे हम कहते हैं गरीब के बीच में बट गया है। विद्यार्थियों संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से देखा जाए तो वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा किया गया। जैसे देखा जाए तो भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए देखा जाए विद्यार्थियों तो समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा बहुत ही आवश्यक हो गया है। संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास पर जोर देने की जरूरत है। सतत आर्थिक विकास का अगर मतलब की बात की जाए तो ऐसे विकास विद्यार्थियों करना है हमको जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया जो कर रहा है ना, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की उपेक्षा भी ना करे। कहने का मतलब कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों का भी ध्यान रखा जाए, और यह सही तरह से आपका सतत आर्थिक विकास होगा। विद्यार्थियों संसाधन नियोजन क्या होता है। देखा जाए तो संसाधन नियोजन के द्वारा हम संसाधनों का विवेकपूर्वक इस्तेमाल या बुद्धिपूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में संसाधनों का वितरण समुचित नहीं है। कहने का मतलब हर जगह संसाधन नहीं होते हैं। ऐसे में देखा जाए तो संसाधन नियोजन क्या होता है और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई राज्यों के पास प्रचुर मात्रा में खनिज तो हैं, लेकिन अन्य संसाधनों का विद्यार्थियों अभाव है। झारखंड में खनिजों के प्रचुर भंडार तो हैं, लेकिन वहाँ पेयजल और अन्य सुविधाओं का अभाव है। मेघालय में अगर बात की जाए तो मेघालय का देखा जाए तो भारत का एक राज्य विद्यार्थियों, और मेघालय का एक मानसीराम है, ठीक है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। तो मेघालय में जल की कोई कमी नहीं है बच्चों, लेकिन विद्यार्थियों वहाँ अन्य संसाधनों का जो है ना अभाव है, इसलिए संसाधनों का सही विकास नहीं हो पाया है। ऐसे में होने वाली समस्याओं को हम संसाधनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल से ही कम कर सकते हैं। तो आशा नहीं विश्वास है कि आपको हमारा टॉपिक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो विद्यार्थियों अब आता है कि भारत में संसाधन नियोजन के क्या क्या प्रयास या क्या क्या उपाय किया गया। तो देखा जाए विद्यार्थियों तो संसाधनों की मदद समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी हो गया है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में ही देखा जाए तो भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य जो बिंदु है कुछ इस प्रकार है। पहले टॉपिक पे हम बात करेंगे तो ऐसे पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहली बात तो पहचान कर उनकी तालिका बनाना, उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के लिए सही तालमेल बैठाना भी कहीं न कहीं संसाधनों का बचाव हो सकता है। तो विद्यार्थियों अब हम बात करेंगे संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए। ठीक है, तो देखा जाए विद्यार्थियों तो संसाधनों के दोहन से कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई है। गांधी जी का मानना था कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की शोषणात्मक प्रवृत्ति ही पूरी दुनिया में संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण है। गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे। पहली बात, उसकी जगह वह जन समुदाय द्वारा उत्पादन की वकालत करते थे। पृथ्वी पर देखा जाए विद्यार्थियों तो संसाधन सीमित मात्रा में ही है। यदि उनके अंधाधुंध इस्तेमाल पर रोक नहीं लगती है तो भविष्य में मानव जाति के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हमारा
अस्तित्व ही क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। और इसलिए देखा जाए तो यह जरूरी हो जाता है कि हम संसाधनों का संरक्षण करें। ठीक है, भविष्य में देखा जाए तो मानव जाति के बचाने के लिए ही हमको क्या करना है, संसाधनों का संरक्षण करना है। चलिए अब हम भू संसाधन के विषय में बात करेंगे। विद्यार्थियों, भू संसाधन, भूमि इसका तात्पर्य होता है, और भूमि देखा जाए तो बच्चों एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं जो है ना, ये सब भूमि पर ही आधारित होती हैं। ठीक है, तो इस आधार पर देखा जाए विद्यार्थियों तो भूमि एक सीमित संसाधन है, और इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भारत में भूमि संसाधन की अगर बात की जाए तो लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, और कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक जो है ये मैदान है। लगभग 30% विद्यार्थियों भू क्षेत्र पर देखा जाए तो पर्वत स्थित हैं, जो 12मासी नदियों के प्रवाह को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। पर्यटक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लगभग 27% हिस्सा पर देखा जाए तो भारत का पठारी क्षेत्र है, जिसमें खनिज के साथ साथ जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। ठीक है, तो भारत में भू उपयोग प्रारूप या भू उपयोग को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं ऐसे हैं। तो इसमें पहला भौतिक कारण में अगर देखा जाए तो भू आकृति शामिल होता है विद्यार्थियों, जलवायु के साथ साथ मृदा के प्रकार है। तो मानवीय कारकों में देखा जाए तो जनसंख्या भी है, घनत्व भी है, प्रौद्योगिकी की क्षमता भी है, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि भी इसमें शामिल होते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर बात की जाए विद्यार्थियों तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही है ना भू आंकड़े या भू उपयोग आंकड़े हमें उपलब्ध है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में देखा जाए तो असम को छोड़कर अन्य प्रांतों की सूचित क्षेत्र से के बारे में हमको कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान और चीन के अधिकृत क्षेत्रों में देखा जाए विद्यार्थियों तो भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। तो इस तरह से हमको 93% ही आंकड़ा भारत के भू क्षेत्र का मिल पाता है। तो विद्यार्थियों, भूमि की अगर बात की जाए तो भूमि का निम्नीकरण और संरक्षण उपाय के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन से भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय की अगर बात की जाए तो वनारोपण करना चाहिए, चारागाहों का समुचित प्रबंधन के साथ साथ कांटेदार झाड़ियाँ भी लगाकर और टीलों से स्थिर बनाना और बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, सिंचाई का समुचित प्रबंधन और फसलों का देखा जाए तो सही तरीके से कटाई, खनन प्रक्रिया पर नियंत्रण, खनन के बाद भूमि का समुचित प्रबंधन, औद्योगिक जल के बहिष्कृत के बाद जल का देखा जाए तो विसर्जन और सड़कों के किनारों पर वृक्षारोपण, वनों उन्मूलन की रोकथाम के साथ ही साथ जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सब कारणों से हम भूमि के जो है ना निम्नीकरण से बचाया जा सकता है। तो विद्यार्थियों बात करते हैं मृदा संरक्षण के विषय में। तो मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, पहली बात इसे जान लीजिए, क्योंकि मिट्टी में ही खेती होती है, मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। ठीक है, तो मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो मृदा के निर्माण की प्रक्रिया विद्यार्थियों पहली बात तो अत्यंत धीमी होती है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि आप 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में हजारों वर्ष समय लग जाता है। मृदा का निर्माण की अगर बात की जाए तो सेलों के अवगठन क्रिया से होता है। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि तापमान, पानी का बहाव और पवन। ठीक है, इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है। अब हम बात करेंगे मृदा का वर्गीकरण। तो देखा जाए विद्यार्थियों तो बनावट, रंग, उम्र और रासायनिक गुण आदि के आधार पर मृदा के कई प्रकार होते हैं। भारत में पाई जाने वाली मृदा जो है ना विद्यार्थियों वह है निम्नलिखित। पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। संपूर्ण उत्तरी मैदान विद्यार्थियों जो है ना जलोढ़ मृदा से बना है। पूर्वी तटीय विशेष मैदान जो है ना विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टे में भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। नदियों के डेल्टे भी जो है ना जलोढ़ मृदा से बने हैं।
अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा जो है ना विद्यार्थियों, जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है उन क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, और जिससे यहाँ देखा जाए तो जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस, चूनायुक्त होती हैं, जो इसे गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों, दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। काली मृदा की अगर बात की जाए तो विद्यार्थियों इन मृदाओं का रंग पहली बात तो काला है। इन मृदाओं का रंग तो पहले काला है। इन्हें रेगर या रेगुर मृदा भी कहते हैं। यह मिट्टी जो होती है काली मिट्टी विद्यार्थियों कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और इसलिए इसे कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये मिट्टी विद्यार्थियों महाराष्ट्र के साथ साथ सौराठ, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाई जाती है। और दक्षिण पूर्वी दिशा में अगर बात की जाए विद्यार्थियों तो गोदावरी, कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन करों अर्थात मृतिका से बनी है विद्यार्थियों, और इनमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसी पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं। विद्यार्थियों ये मिट्टी मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों लाल और पीली मृदा के विषय में। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं जो होती हैं विद्यार्थियों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गंगा के मैदान की दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाटों क्षेत्रों में देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इन मृदाओं का जो रंग होता है लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में देखा जाए तो लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। ठीक है। लैटराइट मृदा की अगर बात की जाए विद्यार्थियों तो लैटराइट मृदा जो होती है उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही विद्यार्थियों खेती की जा सकती है। इस मृदा की अगर बात की जाए लैटराइट मृदा की तो इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अवघटित करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। मरुस्थलीय मृदा की अगर बात की जाए तो ये मृदाएं जो होती हैं मुख्य रूप से राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करने की अगर बात की जाए तो सिंचित करके ही इस पर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण विद्यार्थियों जलवाष्प दर अधिक होता है और मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण देखा जाए तो झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी इसमें बना जाता है। मरुस्थल क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो एक सांबर झील हमारी खारे पानी की झील है जो राजस्थान में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों वन मृदा की। ये मृदाएं जो आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार जो होता है ना बदलाव आता रहता है। नदी घाटियों में यह मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं परंतु ऊपरी ढालों पर इनका जो गठन मोटे कणों का होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विद्यार्थियों अगर बात की जाए तो विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। मृदा अपरदन और संरक्षण की हम बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है। मृदा अपरदन के मुख्य कारक वनोन्मूलन, सघन कृषि, अति पशुचारण, भवन निर्माण और अन्य मानव क्रियाएं जो है ना शामिल हैं। ठीक है विद्यार्थियों। तो एक बात और बता दूं, मृदा अपरदन से विद्यार्थियों मरुस्थल बनने का खतरा रहता है। ठीक है। मृदा अपरदन से जो होता है ना बच्चों वह है ना मरुस्थल बनने का खतरा रहता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए देखा जाए तो मृदा संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। पेड़ों की जड़ों में मृदा की ऊपरी परत को बचाए रखना और इसलिए रोपण से मृदा संरक्षण किया जा सकता है। ढाल वाली जगह अगर देखा जाए तो उन जगहों पर समूह जुताई करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है और पेड़ों को लगाकर देखा जाए तो रक्षक मेखला बनाने से भी मृदा अपरदन की रोकथाम हो सकती है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सभी का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।